नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो जो आज की हमारी क्लास होनी थी, यानी कि ये 9वीं क्लास, वैसे ये 9वीं क्लास हमारी कल होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणों से कल मैं क्लास आपकी नहीं ले पाया। तो इस वजह से आज कल की जो क्लास है भारतेंदु युग की, मैंने आपसे कहा था कि भारतेंदु युग पर अगली क्लास होने वाली है, तो भारतेंदु युग पर अब हमारी क्लास होने वाली है। तो भारतेंदु युग आज हम पढ़ेंगे और काव्यखंड के लिए ही आप लोगों ने कहा था, तो काव्यखंड अगर हमारा चल रहा है तो काव्यखंड पहले समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता। तो इस तरह से एक क्रम चलेगा। तो इस क्रम के साथ एक बार समाप्त हो जाएगा जब, तो उसके बाद हम आगे की जो क्लासेस जो होगी तब गद्य पर हम दोबारा से आ सकेंगे। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा और यात्रा साहित्य और अन्य जो है थोड़ा एक दो जो छोटी मोटी विधाएं बच जाती हैं वो सब हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग जो है हिंदी का साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक स्ट्रेटजी की वीडियो, आप लोग बहुत सारे लोगों का एनसीईआरटी को लेकर के थोड़ा कंसर्न बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि इसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। तो 1 या 2 दिन में, कल या परसों, आपको एनसीईआरटी को लेकर के एक स्पेशल वीडियो में लेकर के आऊँगा कि आप उसका अध्ययन किस प्रकार से करेंगे। अध्ययन तो आपको, पढ़ाई तो आपको खुद ही करनी होती है, लेकिन पढ़ कैसे सकते हैं, परीक्षा की उपयोगिता कैसे कैसे आप एनसीईआरटी की किताबों से निकाल सकते हैं, इसको लेकर के एक स्ट्रेटजी वीडियो कल या परसों आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उस वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना होगा। तो वो स्ट्रेटजी से संबंधित वीडियो होगा, वो जल्दी आपका आ जाएगा। तो एनसीईआरटी की समस्याओं संबंधित निराकरण करने की पूरी कोशिश हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 2000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज के क्रम में आज की हमारी 9वीं क्लास है और हम भारतेंदु युग के प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भारतेंदु युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यानी कि भारतेंदु जो युग है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया। पहला ऑप्शन है नई धारा प्रथम उत्थान, बी नवजागरण, सी वर्तमान काल या डी आधुनिक काल। तो भारतेंदु युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है नई धारा प्रथम उत्थान, ठीक है। तो नई धारा प्रथम उत्थान नाम से शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की जो किताब है उसमें उन्होंने जो है नई धारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग को कहा है। और नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है किसको, द्विवेदी युग को, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से जब आधुनिक काल उसमें वो करते हैं, रीतिकाल के बाद जैसे ही रीतिकाल समाप्त होता है शुक्ल जी की किताब में, उसके बाद जो है नई धारा नाम से आता है, नई धारा प्रथम उत्थान में भारतेंदु युग आपको नजर आता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो ऑप्शन है इनका भी हम एक बार विवेचन कर लेते हैं। देखिए प्रश्न तो हमारे कम रहते हैं, मतलब अगर कहा जाए अगर इनका भी अलग अलग क्वेश्चन बनाया जाए तो ये कम से कम 80-90 प्रश्न होंगे। लेकिन अगर हम जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के अंदर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो है हमारे क्वेश्चंस की संख्या थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। तो अगर कई लोग कहते हैं कि भाई सर क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दीजिए, तो देखिए क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देने से जो है यानी कि कुछ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देने से केवल और केवल यानी कि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट कर लेंगे, तो यानी कि एक क्वेश्चन के भीतर से आपके लिए 4 क्वेश्चन की जो है बराबर तैयारी हम लोग करेंगे। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं इस चैनल पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से करते हैं पढ़ाई। नई धारा प्रथम उत्थान तो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। नवजागरण कहा है रामविलास शर्मा ने, ठीक है। तो रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को नवजागरण कहा, रामविलास शर्मा, ठीक है। वर्तमान काल कहा है मिश्र बंधु ने, मिश्र बंधु विनोद नाम के जो उनका हिंदी साहित्य का इतिहास था उसमें कहा है वर्तमान काल। और आधुनिक काल कहा है राम कुमार वर्मा ने। अच्छा, मैं रोमन में लिखने लगा था, राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा ने कहा है आधुनिक काल। तो ये 4 आपने याद रखने हैं। नई धारा प्रथम उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नवजागरण रामविलास शर्मा, वर्तमान काल मिश्र बंधु, आधुनिक काल राम कुमार वर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग को वर्तमान काल किसने कहा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो अब आप लोग का जो है कमेंट सेक्शन आना शुरू होना चाहिए कि भारतेंदु युग को वर्तमान काल किसने कहा। अभी पढ़ा है, देखो 10 सेकंड पहले पढ़ा हुआ है। तो भारतेंदु युग को वर्तमान काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, ठीक है। तो मिश्र बंधु उनको संयुक्त रूप से कहा जाता है, वर्तमान काल कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग की समय सीमा मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी, 1868 से 1890 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी, 1869 ईस्वी से 1888 या 1870 से 1900 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको शुक्ल जी के अनुसार बताना है। शुक्ल जी ने क्या माना है भारतेंदु युग की समय सीमा, ठीक है। तो शुक्ल जी ने जो माना है इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1868 से
1893 ईस्वी, ठीक है ना। तो 1868 से 1893 ईस्वी को आचार्य शुक्ल ने जो है इस कालखंड को जो है भारतेंदु युग यानी नई धारा प्रथम उत्थान, अगर शुक्ल जी के शब्दों में कहा जाए तो वो कहा है, ठीक है। तो शुक्ल जी के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा है 1868 से 1893 ईस्वी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है, तो वो तो शुक्ल के अनुसार था, लेकिन अगर माना जाए कि कॉमनली क्या माना जाता है, मतलब हिंदी साहित्य की आलोचना में या हिंदी साहित्य में जनरली क्या माना जाता है, किसी के अनुसार नहीं, जनरली एज ए, मतलब अगर हम सामान्यतः देखें तो क्या माना जाता है भारतेंदु युग की समय सीमा, तो इसका सही उत्तर होगा आपके पास, अच्छा ये सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 1900 ईस्वी है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 1850 से 1900 ईस्वी तक, ठीक है। तो 1850 से 1900 ईस्वी ये जो उत्तर होगा ये वाला आपका सही होगा। तो 1850 से 1900 ईस्वी के जो ये 50 वर्ष हैं ये हिंदी साहित्य में कहे जाते हैं भारतेंदु युग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की, कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की है, तो इसका सही उत्तर बताना है आपने। इसका सही उत्तर क्या होगा प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर है कविता वर्धनी सभा के संस्थापक हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, अब आपको बताना है भारतेंदु के द्वारा स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी इनमें से, ए है कविता वर्धनी सभा, बी पेनी रीडिंग क्लब, सी तदीय समाज या फिर डी उपरोक्त सभी। तो साहित्य में जो है योगदान जो है जिन संस्थाओं को, यानी कि जो ये सारी की सारी साहित्यिक संस्थाएं थी और जो है भारतेंदु ने इनकी स्थापना की थी, इसका सही उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको ये वाला जो है कॉन्सेप्ट देने के लिए ये क्वेश्चन रखा गया था, ठीक है। तो ये जो 3 संस्थाएं थी ये थी साहित्यिक संस्थाएं, आप लोग इसको कह सकते हैं, कविता के संवर्धन से संबंधित और उनको जो है साहित्य को बढ़ावा देने के लिए ये संस्थाएं एक तरह से स्थापित की थी भारतेंदु ने, और ये तीनों थी आपकी कविता वर्धनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब और तदीय समाज। ये 3 संस्थाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित हैं, ये आपको नहीं ध्यान रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, इस तरह के तथ्य। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का उत्तर जो दे पाएगा उसको समझेंगे कि उसको शायद तथ्य आते हों ना आते हों, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा आता होगा जिसने ये बात कही होगी। भारतेंदु युगीन कविता के संदर्भ में एक शब्द आता है समस्या पूर्ति, तो ये समस्या पूर्ति का क्या अर्थ है, ठीक है। भारतेंदु युगीन कविता के संदर्भ में समस्या पूर्ति का अर्थ है, ए समाज की समस्याओं को कविता में अभिव्यक्त करना, बी कवियों की समस्याओं का समाधान करना, सी कविता की अंतिम पंक्ति तय करके उस पर कविता लिखना, या डी श्रृंगार की कविताओं का विरोध करना। तो समस्या पूर्ति का क्या अर्थ है, भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति होती थी, एक समस्या पूर्ति एक जो है इस समय का ट्रेंड है, इस समय की एक खास प्रवृत्ति है भारतेंदु युग की। तो आपको बताना है कि समस्या पूर्ति का इनमें से अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है, ये उसका सही उत्तर है आपका कविता की अंतिम पंक्ति तय करके उस पर कविता लिखना। ये जो बात होती थी ये भारतेंदु युग में होता था। देखिए समस्या पूर्ति का मतलब क्या होता था, समस्या पूर्ति मतलब एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात, प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, प्रॉब्लम, समस्या मतलब प्रॉब्लम और पूर्ति मतलब एक तरह से सॉल्व करना। तो यानी कि एक समस्या दी जाती थी और उसको जो है कवियों को पूरा करना होता था। और ये समस्या का मतलब यहाँ पे क्या होता था कि एक पंक्ति दे दी, एक लाइन दे दी भाई, अंतिम पंक्ति दे दी, फॉर एग्जांपल कोई सी भी एक अंतिम पंक्ति दे दी, ठीक है, और ये अंतिम पंक्ति दे दी और इसके अलावा पूरा एक क्लब बैठता था। जैसे जो कविता वर्धनी सभा है, फॉर एग्जांपल कविता वर्धनी सभा जो स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है जिस संस्था की, और वो संस्था जो है एक दिन फिर उनका प्रोग्राम हुआ है और सारे कवि जो है बैठे हुए हैं, 35, 40, 45, 50 जितने भी कवि जो हैं साथ में बैठे हुए हैं। अब क्या होता था उसमें जो है सामने जो है, मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए ही कह रहा हूँ ये वाली बात, कि बोर्ड पे लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पंक्ति लिख लिया कि चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी, इस तरह से एक पंक्ति, अंतिम पंक्ति तय कर दी कि ये पंक्ति ये वाली है, और इसके ऊपर की पंक्तियां, ऊपर की 3, 4, 5, 8, 10 ऊपर की जो पंक्तियां हैं वो प्रत्येक कवि को जो है खुद ही जो है लिखनी पड़ती थी। यानी कि हर कवि जो है अपने अपने हिसाब से उस कविता को लिखता था, यानी कि कविता को पूरा करना होता था। तो ये जो एक ट्रेंड था, ये जो एक प्रवृत्ति थी, ये जो एक फैशन चल पड़ा था, इसको कहा जाता है समस्या पूर्ति। यानी कि कविता की अंतिम पंक्ति तय करना है और उस पर कविता लिखनी है, ठीक है। तो समस्या पूर्ति के लिए हम ये कह सकते हैं
कि इस युग में कविता वर्धनी सभा हो गया, रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। और फिर वहाँ से क्या होता था, यहाँ कवियों की गोष्ठियाँ होती थी तथा नए कवियों को प्रोत्साहित किया जाता था। ठीक है, इस परंपरा में एक विषय तय करते थे और उसकी अंतिम पंक्ति भी तय कर लेते थे। कवि अपनी प्रतिभा से उससे पहले की पंक्तियां लिखते थे और इस प्रकार का जो आशु लेखन होता था, आशु लेखन यानी तुरंत लेखन, तो इस प्रकार का आशु लेखन क्या कहलाता था, समस्या पूर्ति कहलाता था। अब आप लोग समझ गए होंगे, कविता की अंतिम पंक्ति तय करनी है और वो करनी है। तो जैसे मतलब कुछ इस तरह के समझ सकते हैं आप लोग कि फॉर एग्जाम्पल आपके जो है क्लास में बैठे हुए हैं और आपको जो है निबंध का एक लाइन जो है निबंध की लिख दी और आपको पूरा का पूरा निबंध उस पर लिखना है, या फिर एक लाइन कविता की लिख दी, पूरी की पूरी कविता जो है इस लाइन पे जो है बेस्ड आपको लिखना है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ की जाती थी, तो इसको कहते हैं समस्या पूर्ति। अब मैंने बहुत लंबा चौड़ा इस पर समझा दिया, 3-4 प्रकार से समझा दिया। ठीक है, समस्या पूर्ति को जितने पॉसिबल वे हो सकते थे वाक्य के उतने तरीके से समझा दिया है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए ये वाली बात। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और शब्द है इससे संबंधित, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। भाषाई द्वैत का क्या अर्थ है भारतेंदु युगीन? ये एक चीज़ चलती थी, भाषाई द्वैत। ठीक है, भारतेंदु युगीन भाषाई द्वैत का अर्थ है ए, गद्य और पद्य जो है ब्रज भाषा में, गद्य एवं पद्य खड़ी बोली में, गद्य ब्रज भाषा में पद्य खड़ी बोली में, या फिर गद्य खड़ी बोली में और पद्य जो है ब्रज भाषा में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? आप लोग जानते हैं कि भारतेंदु युग में जो है भाषा, गद्य की भाषा अलग थी और कविता की भाषा अलग थी, और वो भाषा क्या थी? उसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। गद्य खड़ी बोली में होता था और पद्य क्या होता था? ब्रज भाषा में होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भाषाई द्वैत का मतलब, द्वैत का मतलब क्या है? दो। ठीक है, यानी दोहरापन। तो भाषा में जो है दो भाषाएं। आप लोग जानते हैं आजकल जैसे हिंदी की कविता लिखते हैं तो क्या ऐसा होता है कि जो है अगर गद्य लिखा जा रहा है, जैसे कहानी लिख दी, अब कहानी एक भाषा में है और जो है कविता दूसरी भाषा में है, ऐसा तो आजकल नहीं होता है। लेकिन भारतेंदु युग में ऐसा था। भारतेंदु युग में ऐसा क्यों था? क्योंकि आज से पहले आप लोग देखते हैं, आधुनिक काल से पहले रीति काल में या भक्ति काल में या आदि काल में गद्य तो था ही नहीं। ठीक है, अब जब गद्य तो था ही नहीं तो केवल कविता ही कविता थी, और कविता जो है भक्ति काल में और रीति काल में होती थी ब्रजभाषा में। ठीक है, अब गद्य आ चुका था, और गद्य लिखने के लिए गद्य जो होता है वो विचार प्रधान होता है, यानी कि उसमें विचार लिखा जाता है। और कविता में क्या लिखा जाता है? भावना लिखी जाती है। दो शब्द हैं, थोड़ा लंबी हो सकती है क्लास लेकिन थोड़ा समझ के चलेंगे। विचार और दूसरी चीज होती है भावना। तो गद्य जब आप लोग लिखेंगे, जब निबंध लिखा जाता है तो निबंध में भावना नहीं लिखी जाती है। ठीक है ना, मन की भावना नहीं लिखी जाती है। निबंध में क्या लिखते हैं? विचार लिखते हैं, ठोस विचार लिखते हैं, दिमाग से लिखते हैं, बुद्धि से लिखते हैं। ठीक है, तो गद्य में विचार लिखना है। ठीक है, और विचार लिखने के लिए ये जो ब्रज भाषा थी ये बड़ी कोमल तरह की भाषा थी, यानी कि कविता के लिए तो ये भाषा बहुत अच्छी थी ब्रज भाषा, लेकिन गद्य लिखने के लिए ब्रज भाषा उपयुक्त नहीं थी। और उसके लिए कौन सी भाषा उपयुक्त थी? वो थी खड़ी बोली, जो कि आजकल की हमारी वर्तमान भाषा है, वो गद्य लिखने के लिए अच्छी थी। ठीक है, और कविता की जो परंपरा थी ब्रज भाषा, ये तो बहुत बढ़िया भाषा थी। तो भारतेंदु युग क्योंकि संक्रांति का काल है, संक्रांति का काल यानी कि संक्रमण का काल, ना इधर का ना उधर का, उन दोनों के बीच का काल है, एक तरह से जुड़ता हुआ काल है कि रीतिकाल खत्म हुआ है और आधुनिक काल शुरू ही हुआ है, तो दो युगों के बीच का काल है। और इन दो युगों के बीच के काल में क्या हुआ है? उन्होंने पुराना भी पकड़ा हुआ है और नया भी जो है वो जो है उन्होंने शुरू कर लिया है। तो क्या हुआ? पद्य लिख लिया, पद्य उन्होंने रखा ब्रज भाषा में, जैसे रीतिकाल से लिखी जा रही थी कविता ब्रज भाषा में ही, और उन्होंने कहा कि अब खड़ी बोली में जो है उन्होंने गद्य लिखना शुरू किया। फिर आगे चल करके जब द्विवेदी युग आया तो ये भाषाई द्वैत जो है बदल जाता है भाषाई अद्वैत में। अद्वैत, भाषाई अद्वैत, यानी कि दो नहीं है, अब एक ही भाषा होने शुरू हो गई। तो द्विवेदी युग से क्या होना शुरू हुआ कि फिर जो है ब्रज भाषा छोड़ ही दी फिर हिंदी साहित्य ने। उन्होंने कहा अब से खड़ी बोली में ही जो है, पद्य भी खड़ी बोली में और गद्य तो खड़ी बोली में है ही, तो अब कविता भी खड़ी बोली में। और फिर वहाँ से जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका के प्रयासों से फिर खड़ी बोली जो है कविता की भाषा में आने शुरू हुई। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि छायावाद का जब युग आया तो छायावाद के युग में तो जो है खड़ी बोली जो है एक कविता की भाषा बननी शुरू हो गई। फिर खड़ी बोली में भी वो कोमलता आनी शुरू हो गई, फिर उसमें भी जो है भावनाएं लिखी जानी शुरू हो सकी। और जो वर्तमान हिंदी है हमारी, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं छायावाद के बाद से लिखी जानी शुरू हुई। तो ये एक पूरी विकास यात्रा है हिंदी के विकास क्रम की, हिंदी साहित्य की, भाषाएं किस किस तरह से बदली। तो उसमें जो भारतेंदु युग था वो क्योंकि एक ट्रांजिशन का फेज था, यानी कि संक्रमण काल था, तो उस समय जो है गद्य खड़ी बोली में लिखा जा रहा था और पद्य ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है। ठीक है, यहाँ पे केवल तथ्य बता करके आगे नहीं बढ़ा जाता है। इस चैनल पर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ ही चीज़ें बताई जाएगी, केवल सवाल रटाए नहीं जाएंगे,
पूरी तरह से कॉन्सेप्ट जो है बताया जाएगा, ठीक है। और एक ग्रेजुएट, हिंदी साहित्य से ग्रेजुएट, या फिर बहुत सारे लोग आप में से पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, इस तरह की बातों की उम्मीद आपसे आयोग कर सकता है कि इस तरह के 1-2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर आधारित पूछ सकता है। इसलिए तथ्यों पर ही मत रहिए, समझदारी के साथ करिए, तथ्य रटने पर नहीं बल्कि समझने पर आपने ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका किसने आरंभ की? जो कवि वचन सुधा पत्रिका है वो शुरुआत किसने की कवि वचन सुधा की, ठीक है, किसने आरंभ की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो प्रेमघन केवल एक ही नाम लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। कवि वचन सुधा की स्थापना जो है, ये जो पत्रिका शुरू हो गई थी, ये की थी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है, जिनके नाम पर ये युग पड़ा हुआ है। युग प्रवर्तक व्यक्तित्व था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। तो उन्होंने जो है कवि वचन सुधा की स्थापना की थी 1968 ईस्वी में, और इस समय इनकी उम्र थी मात्र 18 वर्ष, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आप लोग देखते हैं, 1850 में जन्म हुआ, 1885 में मृत्यु भी हो गई, यानी कि मात्र 35 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने जो है हिंदी साहित्य में इतना अमूल्य योगदान दिया। इनका जो योगदान था, इसकी वजह से जो है एक युग का नाम, यानी कि एक कालखंड का नाम ही भारतेंदु युग जो है हिंदी की आलोचना को रखना पड़ा। तो ठीक है, इतना महान व्यक्तित्व भारतेंदु हरिश्चंद्र का था, और उन्हीं के द्वारा शुरू की गई एक पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। इनकी स्थापित की, इनके द्वारा चलाई गई अन्य पत्रिकाएं भी हम अगले क्वेश्चन के माध्यम से इस तथ्य को पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको ये तथ्य बताया ही है। अगला क्वेश्चन जो है, कवि वचन सुधा पत्रिका कब आरंभ की गई? तो जो कवि वचन सुधा पत्रिका थी वो कब शुरू की गई? 1866, 68, 67 या फिर 73? तो कवि वचन सुधा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अभी बताया 1868 ईस्वी में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है कवि वचन सुधा पत्रिका शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इस समय पर पत्रिकाओं से संबंधित जो है तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युगीन 4-5 पत्रिकाएं आपने जरूर याद रखनी है। एक प्रेमघन की पत्रिका है, एक प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है, इसके अलावा एक बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, इसके अलावा इसमें से और भारतेंदु की 3 पत्रिकाएं हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है, ठीक है। भारतेंदु द्वारा संचालित पत्रिकाएं ये तीनों की तीनों जो है, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी, ये 3 पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संचालित हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर तो उपरोक्त सभी होगा, और क्वेश्चन की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन ये तथ्य आपने याद रखना है कि भारतेंदु ने 3 पत्रिकाएं शुरू की, कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी और हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है। तो भारतेंदु की ये 3 पत्रिकाएं याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों के लिए विशेष रूप से संचालित भारतेंदु की पत्रिका है, तो वो 3 पत्रिकाएं थी, इनमें से यानी कि कौन सी पत्रिका ऐसी है जो स्त्री की जो है चिंता को लेकर के, यानी कि स्त्रियों से संबंधित वो पत्रिका थी, ठीक है। तो यानी कि स्त्रियों का जो है इसमें खूब आवाज़ उठाई जाती थी, स्त्रियों से रिलेटेड कंटेंट, यानी कि स्त्रियों से रिलेटेड सामग्री यहाँ पे प्राप्त होती थी इस पत्रिका में, और इसी उद्देश्य से चलाई भी गई थी, स्त्री शिक्षा के लिए, और इस तरह की जो है यानी कि बातें उस पत्रिका में कही जाती थी। तो कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है बाला बोधिनी। बाला बोधिनी वो पत्रिका है जिसमें जो है स्त्रियों के लिए जो है विशेष रूप से ये संचालित होती थी, बाला बोधिनी, और इसमें स्त्री जीवन की खूब आवाज़ जो है भारतेंदु ने इस पत्रिका के माध्यम से उठाई। तो एक महत्वपूर्ण पत्रिका है इस क्रम में भी, ठीक है, कि लगभग यानी कि 19वीं सदी का कोई व्यक्ति है जो है स्त्रियों के लिए विशेष रूप से संचालित कर रहा है एक पत्रिका, तो बाला बोधिनी इसलिए एक महत्वपूर्ण पत्रिका बनती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी प्रदीप मैगजीन किसने चलाई? हिंदी प्रदीप मैगजीन किसने चलाई है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हिंदी प्रदीप मैगजीन किसने चलाई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चलाई, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन? तो हिंदी प्रदीप ये जो पत्रिका है वो चलाई है आपके बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ये जो है इसका सही उत्तर होगा, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद कादम्बिनी किसकी पत्रिका है, यानी कि आनंद कादम्बिनी किसने चलाई? तो यहाँ पे पत्रिकाएं बहुत चली थी भारतेंदु युग में, इसलिए आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, कार्तिक प्रसाद खत्री या फिर प्रेमघन? तो इसका सही उत्तर है प्रेमघन, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम क्या था आपका? हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा लाला श्रीनिवास दास की पत्रिका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। श्रीनिवास दास की पत्रिका का नाम था सदादर्श, सत आदर्श से बना हुआ है, सदादर्श, सदादर्श, ठीक है। और कार्तिक प्रसाद खत्री ने जो पत्रिका चलाई थी इसका नाम था हिंदी दीप्ति प्रकाश। ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख ही लेते हैं, ऑप्शन में है। तो हिंदी दीप्ति
प्रकाश, ठीक है, हिंदी दीप्ति प्रकाश, हिंदी दीप्ति प्रकाश। और सदादर्श श्रीनिवास दास की है। प्रेमघन की आपको बताया गया कि प्रेमघन की आनंद कादम्बनी, बालकृष्ण भट्ट की आपकी हिंदी प्रदीप, ठीक है, ये आपने याद रखना है ये पत्रिकाएं। अगला देखिए, 4 मास बीते यजमान अब तो करो दक्षिणादान। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो पंक्ति है ये जो है किस पत्रिका से संबंधित है। ये वाली पंक्ति, 4 मास बीते यजमान अब तो करो दक्षिणादान, इसके पीछे एक बहुत रोचक कहानी है, आपको बताएंगे जब इसका उत्तर बता देंगे आप लोग। बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी या फिर ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका, ठीक है। ब्राह्मण पत्रिका जो कि प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा चलाई गई थी। और इसमें हुआ क्या कि शुरू में तो ब्राह्मण पत्रिका का जो है, जब कोई भी पत्रिका उस टाइम पे चलाते थे, कोई भी पत्रिका या फिर समाचार पत्र, तो उसको जो है सुपर हिट कराने के लिए फ्री में देते थे, यानी कि फ्री में जो है 1-2 संस्करण उसके फ्री में चला देते थे। और संपादक को ये लगता था कि अगर हम शुरू में फ्री में देंगे तो उसके बाद क्या होगा, लोगों को हम बहुत अच्छा कंटेंट इसमें लिखेंगे, शुरू में हम फ्री में देंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, इस पर जो है शुल्क लगा देंगे। और फिर जो है लोग क्या करेंगे, क्योंकि लोगों को आदत पड़ चुकी होगी तब तक, तो लोग क्या करेंगे, फिर जो है खरीद करके भी लेना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से करते थे लोग। और शुरू में तो लोगों ने लिया ही होगा कि फ्री में है तो चलिए उठा लेते हैं, एक पत्र पढ़ लेते हैं। लेकिन बाद में जब लोगों शुल्क देने की बात आई तो लोगों ने जो है, लोग मुकर गए, लोगों ने जो है जिनकी फीस नहीं दी उसके, लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया उसका। तो उसके बाद जो है 4 या ये चौथा ये मासिक पत्रिका थी, तो इस वजह से जो है चौथे महीने में जो है उन्होंने फ्रंट पेज पर जो यानी कि जो पत्रिका का पहली पंक्ति थी और उसके ऊपर से लिखा 4 मास बीते यजमान अब तो करो दक्षिणादान। क्योंकि देखिए पत्रिका का नाम क्या है, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का जो सब्सक्राइबर होगा, जो कस्टमर होगा, वो क्या कहलाएगा, यजमान कहलाएगा। तो बड़ा अच्छा प्रयोग है। प्रताप नारायण मिश्र का व्यक्तित्व जो है हिंदी साहित्य में एक खास तरह का, मतलब हास्य व्यंग्य जो है, एक तरह से कह सकते हैं हास्य व्यंग्य और एक मतलब खुश मिजाज व्यक्तित्व वाले रचनाकार का रहा है। तो देखिए आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 4 मास बीते यजमान अब तो करो दक्षिणादान, की भाई अब तो सब्सक्रिप्शन की फीस दे दो। तो ये जो है पत्रिका, ये बड़ा रोचक तथ्य आपको लगा होगा ब्राह्मण पत्रिका से संबंधित। आप में से कई लोगों ने तो शायद सुना भी होगा, जिनकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर की है या जो बहुत लगातार पढ़ते रहते हैं, उनको जो है तथ्य पता रहता ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण पत्रिका किसने चलाई है, तो ये आपको हमने बताया कि प्रताप नारायण मिश्र ने चलाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर, मिस्र में, मिस्र जो है, मिस्र नहीं मिस्र, ठीक है ना, मिस्र तो सरनेम होता है, मिश्रा जिसको आजकल कहते हैं। मिस्र यानी कि वर्तमान इजिप्ट, जो कि कह सकते हैं इजराइल के आसपास स्थित एक देश है। इजिप्ट आप लोग जानते हैं, जहाँ पे जो है वो पिरामिड स्थित है ना, 7 वंडर्स, 7 अजूबों में से एक जो पिरामिड है वो इजिप्ट में ही स्थित है। तो मिस्र वही मिस्र है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से अल्लामा इकबाल ने जिस मिस्र का नाम लिया था, वही मिस्र। तो भारतीय सेना की विजय पर भारतेंदु ने कौन सी कविता लिखी है, रिपनाष्टक, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती या फिर विजय पचासा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है भारतेंदु की कविताओं से संबंधित। भारतेंदु ने 70 से ऊपर कविताएं लिखी हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण कविताएं हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको काटे देंगे, थोड़ा सही से बनाते हैं इसके बॉक्स को, ठीक है। तो विजयनी, विजय वैजयंती इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। विजयनी, विजय वैजयंती, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है। आनंद अरुणोदय, ये जो रचना है आनंद अरुणोदय, ये किसकी रचना है, आपको ये बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमघन, ठीक है। प्रेमघन की रचना है आपकी आनंद अरुणोदय, आपने याद रखना है, ठीक है। बद्रीनारायण चौधरी की एक रचना भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और प्रेमघन की जो पत्रिका आपको बताई गई वो भी आपने याद रखना है, ठीक है, आनंद कादम्बिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम पुष्पांजलि किसकी रचना है। प्रेम पुष्पांजलि, ठीक है ना, प्रेम पुष्पांजलि किसकी रचना है, तो बताइए आप लोग किसकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो ये रचना जो है आपकी बताना है आपने फटाफट कमेंट करके। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। बी नहीं होगा भाई, बी कौन कह रहा है। प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पांजलि जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में भारतेंदु द्वारा रचित कविता है। लॉर्ड रिपन
ठीक है। लॉर्ड रिपन जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, उसकी प्रशंसा में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक कविता लिखी थी। तो वो कौन सी है? रिपनाष्टक, रिपन दशक, रिपन शतक या फिर रिपन पचासा। इसका सही उत्तर होगा आपका, बताइए फटाफट क्या है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है आपका रिपन अष्टक। ठीक है, रिपन अष्टक यानी रिपन पर आधारित 8 छंद इन्होंने लिखे। तो लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपन अष्टक लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। काबुल विजय पर लिखी हुई भारतेंदु की कविता है। जब भारतीय सेना तो क्या कहेंगे, मतलब जो वो भारतीय सेना जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी, जीत तो अंग्रेज रहे थे, सेना भारत की थी, लेकिन फिर भी भारतेंदु ने जो है काबुल विजय पर कौन सी कविता इनमें से लिखी थी? काबुल महात्म्य, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती या फिर विजय पचासा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजय वल्लरी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो होगा सही उत्तर। ठीक है, ये आपने यहाँ ध्यान रखना है। विजय वल्लरी जो है काबुल विजय पर, विजयनी, विजय वैजयंती जो है इजिप्ट विजय पर, इजिप्ट यानी कि मिस्र विजय पर जो है इन्होंने लिखी थी। मिस्र विजय मत कह देना भाई, ठीक है, मिस्र विजय है ना, इजिप्ट पर जो है जब भारतीय सेना जीती यानी अंग्रेज सेना जीती तो वहाँ पर उस पर आधारित उन्होंने विजयनी, विजय वैजयंती लिखी और काबुल विजय पर विजय वल्लरी लिखी। अगला क्वेश्चन देखिए। दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं यानी कि दुख प्रकट करने वाली कविताएं किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, बताइए फटाफट क्या है सही उत्तर, किसी को है जानकारी? हाँ, पढ़ा तो है आप लोगों ने। हाँ ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन ने। ठीक है, तो इन्होंने दोनों प्रकार की लिखी। जब नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद में एक सांसद बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, ठीक है, तो उस पर भी जो है हर्षपूर्ण कविताएं लिखी। और जब उनको विदेश में काला कहकर अपमानित किया गया तब भी जो है उन्होंने क्षोभपूर्ण कविताएं यानी कि दुख प्रकट करती हुई कविताएं लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये, जो ये आपने अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में खूब इस पंक्ति को पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ा होगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाये काव्य पंक्ति किसकी है? ये काव्य पंक्ति किसकी है बताइए? भारतेंदु की है, बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की या फिर प्रेमघन की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है भाई, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए। उर्दू में अब्र उपनाम से कविताएं किसने लिखी हैं? ठीक है, पहले उर्दू में भी लिखते थे, आप लोग जानते हैं हिंदी और उर्दू की जो है एकदम खड़ी बोली। देखिए खड़ी बोली को आप मान सकते हैं, खड़ी बोली। तो यहाँ से एक धारा निकली उर्दू की, एक धारा निकली आपकी हिंदी की, ठीक है। उर्दू यानी कि खड़ी बोली। चलिए थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा सा एक स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग रेसिपी कैसे बनी है, ठीक है। खड़ी बोली, खड़ी बोली यानी कि जो वो थी बोली थी आपके पास, खड़ी बोली। खड़ी बोली से दो भाषाएं निकली आपकी, जिसमें फारसी का योगदान हो गया, जिसमें फारसी प्लस अरबी के शब्द आने शुरू हुए। जो ये शैली बनी इसको कहा गया उर्दू। और खड़ी बोली में अगर संस्कृत के और कुछ और देशज शब्द और जोड़ दिए तो वो बन गई आपकी हिंदी, ठीक है। तो उर्दू और हिंदी जो है कोई बहुत दूर की भाषाएं नहीं है। आप लोग जानते हैं उर्दू और अरबी, हिंदी जो है एक तरह से कह सकते हैं केवल शैली का ही फर्क है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क उसमें नहीं है, ना तो व्याकरण में फ़र्क है, ना सिंटैक्स में फ़र्क है, केवल जो है थोड़ा सा शब्दावली का और थोड़ा सा शैली का फ़र्क है। और खड़ी बोली जो है यहाँ से जो है दोनों ही भाषाएं निकली हैं, ठीक है। तो ये है। तो उर्दू में अब्र उपनाम से कविताएं किसने लिखी? उर्दू में अब्र उपनाम से कविताएं किसने लिखी? भारतेंदु ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रेमघन ने या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेमघन ने, ठीक है। भारतेंदु ने भी उर्दू में कविताएं लिखी है और रसा उपनाम से लिखी है, ठीक है। ये अपना नाम रखते थे रसा, और रसा उपनाम से इन्होंने उर्दू में लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रेम संपत्ति लीला किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लीला किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लीला किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके पास? जो प्रेम संपत्ति लीला नाम की रचना है वो आपकी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, ठीक है।
तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम संपत्ति लीला। तो इस तरह से होते हैं आज के हमारे 25 प्रश्न। तो प्रश्न की संख्या से देखेंगे तो 25 ही है, लेकिन अगर हम तथ्य की दृष्टि से देखेंगे तो 60 से 70 नहीं, 60 से 70 तो नहीं, लेकिन कम से कम 50 से 55 तथ्य तो हमने आज पढ़े ही हैं, और कम सब कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया है। भारतेंदु से संबंधित क्या क्या यूनिक तरह के तथ्य इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके हमारे भारतेंदु युग इसी के साथ समाप्त। अच्छा, ये आपने ध्यान रखिए LT लेवल के हैं। ठीक है, तो LT लेवल ऐसा मत सोचिएगा कि ये केवल जो है मतलब LT लेवल का है या नहीं, ये LT के लिए ये बल्कि थंबनेल में ही लिखा जा रहा है क्लासेस ही LT लेवल के लिए स्पेशल हो रही हैं। तो ये लेवल भी उसी तरह से परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसीलिए ना तो आपसे बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा बहुत हाई लेवल की चीज़ें भी नहीं पूछी जा रही हैं, और ना ऐसा है कि केवल कुछ कुछ बेसिक लिख करके छोड़ दिया गया है, ऐसा भी नहीं है। LT का जो स्तर होता है उत्तराखंड में, जो कि पूर्ववर्ती परीक्षाओं के बेस पर ही हम लोग करेंगे। ठीक है, हमारे पास पैटर्न कहीं से आएगा तो नहीं, ना हमें सपना आएगा कि जो है परीक्षा का पैटर्न इस बार थोड़ा सा अलग होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो जो अभी तक पूर्ववर्ती परीक्षाएं हमारी हुई हैं उसी पर आधारित हमने जो है ये पैटर्न हम लोग रख रहे हैं LT का। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये प्रश्नों की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। ठीक है, और पसंद आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को समझ में आ रही हों चीज़ें। तो आप लोग बढ़िया से इसके नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिस भी तरह से आप लोग करते हैं करिए, जो भी आपका कंफर्टेबल तरीका है पढ़ाई करने का। जैसे ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। तो रोज़ की एक क्लास का अगर आप लोग A4 के साइज़ का एक पन्ना भी अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 पेजेस में, क्योंकि 40 पेजेस में हमने ख़त्म करना ही है ये 2000 प्रश्न। तो इस तरह से आपके इतने बढ़िया नोट्स बन जाएंगे कि आप जो है परीक्षा से एक रात पहले उनको मतलब 5-6 घंटे में जो है ये 40 पेज बहुत अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। तो आपकी नंबर आप लोग देखेंगे कि जो है क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो रही है। कल की जो क्लास है वो द्विवेदी युग पर होगी, और वादे के मुताबिक NCERT से संबंधित स्ट्रेटेजिक वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास है द्विवेदी युग से संबंधित। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आपने क्या करना है, वीडियो को हमेशा की तरह ही लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने जो तैयारी कर रहे हैं। आप तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका प्राप्त होने लगा है, तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अब तक भी नहीं किया है। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप लोगों के लिए काम का चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे